So students, welcome to my YouTube channel. My name is Uday. Today we will study chapter 2 from On Book class 11th. The chapter name is We Are Not Afraid to Die If We Can All To Be Together. This story is all about a sea voyage. You know a sea voyage? What is a journey and what is a sea voyage? Journey is an act of traveling from one place to another place. Voyage a long journey involving by sea. जर्नी आप उसे भी कह सकते हो, आप स्कूल से वापस अपने घर जा रहे हो। पर वॉयज में क्या होता है, आपको ट्रैवल करना होता है सी में। अ वॉयज कैन बी जर्नी, पर हम सभी जर्नी को वॉयज नहीं बोल सकते। तो इस चैप्टर में ऑथर ने सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन दिया जिसमें वो बताते हैं कि ये टाइम है जुलाई 1976 का, जिसमें ऑथर, उनकी वाइफ मैरी, उनका जो बेटा था जॉर्थन जो कि 6 साल का था, और उनकी डॉटर जो थी सुजेन और वो थी 7 साल की। ये सब एक सी वॉच पे निकलते हैं पॉलीमाउथ इंग्लैंड से, और ये कॉपी करना चाहते हैं कैप्टन जेम्स कुक को, जिन्होंने अपनी जर्नी 200 साल पहले पूरी करी थी। इन्होंने एक वर्ल्ड का पूरा राउंड मारा था अपनी शिप से। इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो 37 ईयर ओल्ड एक बिजनेसमैन है, जिनका हमेशा से एक सपना था कि वो कैप्टन जेम्स कुक की जर्नी को रिपीट कर सकें। और वो पिछले 16 सालों से अपने फ्री टाइम में अपनी जो स्किल थी सी वॉच की से रिलेटेड उन्हें डेवलप करने में लगे रहे थे। उनकी जो बोट थी उसका नाम था वेव वॉकर, जो कि 23 मीटर वाइड थी, और उसकी बोट का वेट था 30 टन, और जो कि पूरी वुड से बनी हुई थी। बोट बहुत ही प्रोफेशनली बनी हुई थी और उन्होंने इसमें खुद काफ़ी महीने काम किया था, और उन्होंने इसके टेस्ट कराए काफ़ी रफेस्ट वेदर में जो उन्हें अपने आसपास मिले थे। अब ऑथर डिस्क्राइब करते हैं अपनी जर्नी को, जिसमें वो बताते हैं कि उन्होंने वो प्लान किया था कि उनकी जर्नी 3 साल की होगी, और जर्नी का फर्स्ट स्टेप था 1,05,000 किलोमीटर का। वो बहुत ही अच्छे से पास हुआ, जिसमें वो वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से केप टाउन तक गए थे। इसके बाद उन्हें ईस्ट की तरफ जाना था, और ईस्ट में क्योंकि वर्ल्ड रफेस्ट सीज आते हैं जो कि थे साउथ इंडियन ओशन, उसको टैकल करने के लिए उन्होंने अपने साथ 2 क्रूमैन रखे। अमेरिकन लैरी विग्जिल एंड स्विस हर्ब सिगलर को ले लिया था। इसके बाद केप टाउन से निकलने से दूसरे दिन ही उन्हें स्ट्रॉन्ग विंड का काउंटर करना पड़ रहा था, और अगले कुछ हफ्तों तक ऐसे ही बहुत तेज़ विंड चलती रही थी। पर ऑथर बताते हैं कि ऐसी स्ट्रॉन्ग विंड उनकी चिंता का कारण नहीं थी, बल्कि जो साइज़ ऑफ वेव्स था वो बहुत ही बड़े हो चुकी थी। एक्चुअल में उनकी चिंता का कारण बन चुकी थी, क्योंकि वो 15 मीटर से भी ऊंची जा रही थी, जो कि एक्चुअल में उनकी मेन मास से भी ज़्यादा ऊंची थी। एक बोट का जो सेंटर पोल होता है वो मेन मास कहते हैं, उसे हम मेन मास कहते हैं, जो आपको इस फोटो में दिख रहा होगा। इसके बाद ऑथर बताते हैं कि 25 दिसंबर को जब वो 3,500 किलोमीटर ईस्ट आ चुके थे केप टाउन से, तब जो वेदर था वो बहुत ख़राब हो चुका था, पर फिर भी जो उनका हॉलीडे था वो बहुत अच्छे से जा रहा था। मतलब वेदर जितना भी ख़राब था, पर वो अपना हॉलीडे जो है वो अच्छे से उसको मना रहे थे। और क्रिसमस के दिन उन्होंने क्रिसमस ट्री भी लगाया था, और उसके बाद जब न्यू ईयर डे आया तब वेदर में भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया, और वेदर चेंज ज़रूर हो रहा था पर बहुत ख़राब होने के लिए। बहुत ख़राब वेदर था उस टाइम पे। इसके बाद ऑथर बताते हैं कि जो जनवरी 12 था, तब वेव्स का साइज़ जो था वो बहुत ही वो वेव्स जो थी बहुत बड़ी हो चुकी थी, मतलब उनकी शिप से भी बड़ी, और सारा पानी उनकी शिप में आ रहा था। यू कैन सी द इमेज, दिस इज स्टॉर्म जिप्स। अब ऑथर ने अपने सारे स्टॉर्म जिप्स हटा दिए थे, बस उन्होंने अब एक ही स्टॉर्म जिप लगा रहने दिया था जो कि बहुत छोटा था। फिर भी विंड्स इतनी तेज़ थी कि वो 8 नॉट्स की स्पीड से आगे बढ़ रहे थे। डू यू अंडरस्टैंड नॉट्स? नॉट्स, जो नॉट्स होता है वो बोट्स स्पीड्स कन्वर्जन होता है। एवरेज स्पीड्स बोट्स की होती है 20 नॉट्स पर आवर। और जो शिप्स थी वो कंटिन्यूसली वेव्स के ऊपर जा रही थी, और जब वो वेव्स के ऊपर जा रही थी तो उन्हें बहुत ही वास्ट एनॉर्मस ओशन को दिखने को मिल रहा था, और जो कंटिन्यूसली उनकी तरफ आए जा रहा था।
और जो विंड्स थी वो इतनी तेज़ चल रही थी कि उनके कानों में दर्द हो रहा था उस आवाज़ को सुन के। तो आप सोच सकते हैं, आप एक बार इमेजिन करो कि वो विंड कितनी तेज़ चल रही होंगी, उनके कानों में दर्द हो रहा था उस आवाज़ को सुन के। अब वो बोट की स्पीड को स्लो करने के लिए जो उसका आखिरी स्टॉर्म जिप होता है उसको भी हटा देते हैं, और इसके बाद कुछ हैवी रोप से पूरे स्ट्रैंड के एरिया को स्ट्राउंड लोप से कर देते हैं। स्ट्रैंड मतलब होता है जो शिप का रियर पार्ट। अब वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उसे स्ट्रेंथ मिल सके। और अब वो सब चीज़ों को डबल लैश कर लेते हैं, मतलब उसको अच्छे से बांध लेते हैं। और फिर इसके बाद वो अपने लाइफ राफ्ट ड्रिल को भी चेक कर लेते हैं। और इसके बाद जो लाइफ लाइन्स होती है, मतलब जो रूफ होती है, उसको भी अपने आप से वो अच्छे से अटैच कर लेते हैं, क्योंकि बाद में जिससे कोई दिक्कत ना हो। और साथ ही में वो लाइफ जैकेट्स पहन लेते हैं। लाइफ जैकेट्स कुछ ऐसी होती है, आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रही होगी। और वो लाइफ जैकेट्स पहन के इंतज़ार करते हैं। और इसके बाद आता है फर्स्ट डिजास्टर, जिसके शाम के 6 बजे के बाद बिल्कुल सन्नाटा और अंधेरा हो जाता है। और अब विंड स्पीड बिल्कुल गिर जाती है और जो स्काई होता है वो बिल्कुल डार्क हो जाता है। तभी उन्हें दिखता है कि उनकी तरफ एक बहुत बड़ा क्लाउड आ रहा है, पर जो क्लाउड होता है वो क्लाउड नहीं होता, वो एक बहुत बड़ी वेव्स होती है। और जो वेव्स थी ये डबल थी पुरानी वेव्स के कंपैरिजन में। अब उन्हें पता चलता है कि ये कोई क्लाउड नहीं, वेव्स, और ये डबल थी पुरानी वेव्स के भी। ये वेव्स बिल्कुल सीधी थी, ये उनकी बोट से टकरा जाती है। पहले ऑथर को लगता है कि उनकी शिप निकल जाएगी, पर ये जब ये उनके ऊपर गिरती है तो बहुत बड़ा धमाका होता है, और उससे उनका जो डेक होता है वो पूरी तरह टूट जाता है। जो वाटर होता है वो पूरी तरीके से उनकी शिप के अंदर आने लगता है। और ऑथर का सर पूरी तरीके से उस वो जो शिप का व्हील होता है, स्टीयरिंग व्हील होता है, वो उससे टकराता है, और वो पूरी तरह। और जैसे उनका जो सर स्टीयरिंग व्हील से टकराता है वो बोट से बाहर गिर जाते हैं और वो पूरे वेव्स में डूबने लगते हैं। उन्हें लगता है उनका एंड अप पास है। एकदम से पानी से बाहर आते हैं और वो तब वेव वॉकर के थोड़ा ही दूर होते हैं, तो वो देखते हैं कि वेव वॉकर को वेव्स ने घेर रखा है, और उसका जो मास है वो पूरी तरीके से हॉरिजॉन्टली गिर चुका है। अब वेव्स के कारण बोट आगे चलती है, और जो उनकी लाइफ लाइन थी जो उन्होंने पहले अपने आप से अटैच करी थी, वो उसकी हेल्प से बोट के पास चले जाते हैं, और गार्ड ट्रेल्स के थ्रू वो बोट के अंदर चले जाते हैं। क्योंकि अब वेव्स के कारण पूरा पानी बोट में आ रहा होता है, तो डॉल की तरह वो बोट के अंदर इधर से उधर टकरा रहे होते हैं। इस वजह से उनकी लेफ्ट रिब भी टूट जाती है, और उनका जो मुंह है वो खून और टूटे हुए दांतों से भर जाता है। और वो बड़ी मुश्किल से एक व्हील को ढूंढते हैं जिससे वो डायरेक्शन देते हैं अपनी बोट को, और अगली वेव के लिए अपनी बोट को वो तैयार करते हैं। और जब उन्हें फील होता है कि उनकी बोट में पानी भर चुका होता है, तो उनकी वो हिम्मत नहीं होती है बाहर वहाँ पे उस पानी को देखने की, क्योंकि वो बोट का जो स्टीयरिंग है उसे संभाल रहे होते हैं। तभी सामने वाले डेक जो होता है उससे गेट खुलने की बहुत तेज़ आवाज़ आती है, और वहाँ से मैरी आती है जो उनकी वाइफ होती है, और बहुत तेज़ चिल्लाती है कि हम डूब रहे हैं। जो डेक है वो पूरी तरीके से टूट चुका है, और अंदर जो पानी वो भरता जा रहा है। अब ऑथर मैरी को कहते हैं कि वो थोड़ी देर के लिए वो स्टीयरिंग संभाले। अब ऑथर अंदर जाते तो वो देखते हैं जो हर्ब और लैरी होते हैं वो पागलों की तरह शिप से पानी बाहर निकाल रहे होते हैं। और तभी वो देखते हैं क्लॉकरी, टॉय, क्लोथ चार्ट जैसी चीज़ें पानी में तैर रही थी, और बहुत ही मुश्किल से वो अपने बच्चों के कैबिन में जाते हैं और वहाँ पे जाके पूछते हैं कि क्या वो दोनों ठीक हैं। तभी ऊपर से आवाज़ आती है कि वो दोनों बच्चे ठीक है, पर जो सुजैन है उसके सर पे थोड़ी सी चोट लग जाती है, जिसके कारण उसकी आँख के ऊपर बहुत बड़ा बम्प बन जाता है। क्योंकि ऑथर के पास अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो हैमर, स्क्रू और कन्वेक्स जैसी चीज़ें ढूंढते हैं, और फटाफट जो स्टारबोर्ड का साइड है जो पूरी तरीके से टूट चुका है उसे रिपेयर करने में लगते हैं, ताकि हर वेव के साथ पानी अंदर ना आए। पर वो उसको रिपेयर करना ज़रूरी होता है। अगर वो उसको रिपेयर नहीं करेंगे तो सारा पानी उनकी बोट के अंदर आ जाएगा और उनकी जो बोट है वो डूब जाएगी। किस तरह वो मैनेज करते हैं, वहाँ पर वो कैनवस लगा देते हैं जिससे उसे वो वाटर प्रूफ हो जाता है, और इस तरीके से वो काफ़ी सारा पानी अंदर आने से रोक देते हैं। और उसके बाद जो मेन प्रॉब्लम आती है वो है हैंड पंप्स की, जो कि ब्लॉक्स हो जाते हैं आसपास के मलबे के कारण। और अब उनके पास इलेक्ट्रिक पंप होता है वो भी ख़राब हो जाता है, पानी शॉर्ट हो जाता है, वो पानी के कारण वो शॉर्ट हो जाता है, तो उनके दोनों ही पंप इस टाइम ख़राब हो चुके हैं।
और अब जो वाटर लेवल है शिप का वो बहुत बढ़ता जा रहा है, अलार्मिंग रेट से भी बहुत ऊपर बढ़ गया है वो। तभी उन्हें याद आता है कि उनके पास दो स्पेयर पंप्स भी हैं और वो उसको लेने जाते हैं। तो वहाँ पे देखते हैं वो जो दोनों पंप है वो पानी के कारण टूट चुके हैं, और साथ ही में सेल जिप और मेन एंकर था वो भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। इसके बाद उन्हें याद आता है कि चार्टर रूम के फ्लोर पर उन्होंने एक इलेक्ट्रिक पंप भी रख रखा है। फिर वो फटाफट एक उसको कनेक्ट करते हैं एक आउट पाइप से, और वो उसे देखते हैं वो एक्चुअल में काम कर जाता है, और वो बहुत थैंकफुल होते हैं। वही हर कोई अगर इस सिचुएशन में उनके साथ ऐसा हुआ तो थैंकफुल हो गई अगर वो काम उसका सक्सेसफुल हो गया तो। इसके बाद जो रात होती है वो बड़ी मुश्किल से निकलती है, वो बहुत एंडलेस रात लग रही होती है उन्हें। और वो एक ठंड का टाइम होता है और वो पूरी रात पानी को बाहर फेंकने में ही लगा देते हैं। और वो सारी रात मेडे कॉल्स पे रिप्लाई को गेन करने का भी वेट करते हैं। पर क्योंकि वो बहुत एक रिमोट एरिया में होते हैं, मतलब उनके आसपास कोई भी नहीं होता है, उनके आसपास कोई भी नहीं होता है, वो बहुत ही रिमोट कॉर्नर में होते हैं वर्ल्ड के। तो उन्हें कोई सरप्राइज़ नहीं लगता कि हमें रिप्लाई नहीं मिल रहा, क्योंकि उन्हें खुद पता है भाई हम इस जगह पे हैं कि हमें रिप्लाई मिल ही नहीं सकता। और उनको रिप्लाई मिलता भी नहीं है, और वो बिल्कुल शॉक है, वो बिल्कुल सरप्राइज़ नहीं होते कि हमें रिप्लाई नहीं मिल रहा। मेडे कॉल्स में मेडे कॉल्स का मतलब होता है अगर कोई शिप या फिर कोई एयरप्लेन किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो वो अपने जो आसपास के शिप या एयरप्लेन होते हैं उनको उससे हेल्प मांगने के लिए मेडे कॉल कहते हैं। और मेडे कॉल पूरे वर्ल्ड में ही सेम ही होती है। साथ ही जो सुजैन थी उसके सर पर एक बम्प आ गया था जो कि बहुत बड़ा हो गया था, और उसकी आइज़ जो थी वो पूरी तरीके से ब्लैक हो गई थी। साथ ही में उसके हाथ पर एक बहुत डीप कट भी था। जब ऑथर पूछते हैं उन्होंने उस कट के बारे में उन्हें पहले क्यों नहीं बताया, तो वो बोलती है कि वो उन्हें उस टाइम पर जब इतना सब कुछ चल रहा था तो परेशान करना नहीं चाहती थी जब वो उनकी जान बचा रहे थे। अब टाइम आता है जनवरी 3 का, ये सुबह का टाइम होता है। जो पंप्स होते हैं उनके कारण जो शिप का वाटर लेवल था वो कंट्रोल में आ जाता है, और साथ ही में उन लोगों को थोड़ा रेस्ट करने के लिए भी मिल जाता है। तभी एकदम से वो लोग देखते हैं जो वाटर लाइन है उसके आसपास बहुत बड़ा लीक होता है। जब वो उन्हें चेक करते हैं तो उन्हें पता पड़ता है जो उसका मेन फ्रेम होता है उनकी बोट का वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है, और जो उनका पूरा 4 बोट का सिस्टम है वो कुछ कवर्ड पार्टीशन के ऊपर ही टिका हुआ है। उस इंसिडेंट के 15 आवर्स बाद जो वेव वॉकर होती है वो इतने अच्छे से नहीं चल पा रही होती है, क्योंकि भाई वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है, मतलब वो खुद बहुत ज़्यादा टूट फूट गई होती है, इसलिए वो अच्छे से चल नहीं पाती अब। और अब जो ऑथर है वो कहते हैं कि भाई अब हम ऑस्ट्रेलिया तक तो नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए अब वो अपने चार्ट्स को चेक करते हैं और कैलकुलेट करते हैं कि वहाँ पर आसपास कुछ 100 किलोमीटर दूर कुछ छोटे छोटे दो आइलैंड्स होते हैं, जिनमें से एक था एल्स एम्स्टर्डम जो कि फ्रेंच साइंटिफिक बेस है। पर अब जो मेन चैलेंज था उनके लिए वो था कि इतने वाइड और वाश ओशन में उन्हें छोटा सा आइलैंड ढूंढना था, जो कि उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और साथ में जो उनका ऑक्सिलरी इंजन था वो भी इस वेव के कारण जो था वो बंद हो गया था। अब टाइम आता है जनवरी 4 का, और उस वेव को हिट हुए 36 आवर जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। तभी से वो पूरे टाइम कंटिन्यूसली पानी को बाहर फेंक रहे होते हैं। और अब एक गुड न्यूज़ होती है क्योंकि उनकी बोट में कुछ सेंटीमीटर का ही पानी बचा हुआ होता है। पर अब वो कोई भी सेल नहीं लगाते अपनी शिप के ऊपर, क्योंकि वो जानते हैं अगर कोई वो सेल लगाएंगे तो उसके कारण वो जो प्रेशर क्रिएट होगा बोट पर वो उनकी मेन मास को सीधा उनके हल्के पार्ट को बाहर की तरफ फेंक देगा। इसीलिए वो छोटा सा एक स्टॉर्म जिप भी लगाते हैं आगे की तरफ बढ़ने के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक शिप या बोट में। साथ ही में इतने टाइम बाद मैरी को कुछ कॉर्न बीफ और कुछ क्रैकर बिस्किट मिलते हैं, और वो ऑलमोस्ट कुछ 2 दिन में पहली बार खा रहे होते हैं। 2 दिन भूखे रहते हैं क्योंकि उन्हें ये सब अपने को बचाने के लिए ये सब करना पड़ता है। पर ये जो रिलैक्सेशन का टाइम था ये बहुत ही छोटा था, क्योंकि शाम के 4 बजे कुछ ब्लैक क्लाउड्स आने लग जाते हैं, और फिर उसके कुछ ही घंटों बाद विंड भी बहुत तेज़ हो जाती है। फिर बताते हैं कि विंड स्पीड 40 नॉट्स के पास दोबारा आ जाती है, और उसकी वेव्स फिर दोबारा ऊंची नीची होने लग जाती हैं, और वेदर अगले दिन तक दोबारा ख़राब होने लग जाता है।
अब टाइम आता है जनवरी 5 का। उस टाइम ऑथर अपने चिल्ड्रंस के पास जाता है, तो उनका जो सन होता है जोनाथन, वो उससे पूछता है क्या हम मरने वाले हैं। तभी जो ऑथर होते हैं वो उन्हें एश्योर करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तभी जोनाथन कहते हैं उन्हें कोई डर नहीं है मरने का। तभी वो कहते हैं कि वो अपनी मम्मी और अपनी बहन के साथ है। वी आर नॉट अफेयर्ड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल टू बी गैदर। और जब ऑथर ये लाइन सुनते हैं तो उनके पास कोई वर्ड नहीं होते हैं बोलने के लिए। साथ ही में बहुत ही डिटरमाइन हो जाते हैं इस चीज़ से फाइट करने के लिए। और वो सीधे जाते हैं चारबोर्ड साइड पर, जो कि काफ़ी वीक हो जाता है, तो उसे वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। साथ ही में वो इम्प्रोवाइज सी एंकर को यूज़ करते हैं, कुछ हैवी नाइलॉन रोप को भी यूज़ करते हैं, कुछ 22 लीटर प्लास्टिक बैरल ऑफ पैराफाइन के साथ, जिससे कि वो आगे आने वाली वेव्स को स्टॉप कर सकें। उसी दिन शाम को वो अपनी वाइफ मैरी के साथ बैठे होते हैं, तो साथ में हाथ पकड़कर बैठे होते हैं, क्योंकि जो मोशन ऑफ वेव था उसके साथ पानी हर वेव्स के साथ अंदर आ रहा था। और उन दोनों को यही लग रहा था कि उनका जो अंत है वो बहुत करीब है। पर जो वेव वॉकर होती है वो स्टॉर्म से निकल जाती है, और अगले दिन जनवरी 6 को जो विंड होती है वो भी बहुत स्लो हो जाती है। ऑथर होते हैं फिर चार्ट रूम में जाते हैं और विंड स्पीड को कैलकुलेट करते हैं, अपनी पोजीशन को, और वो डिटरमाइन करते हैं कि वो 1,50,000 किलोमीटर वाइड ओशन में सिर्फ एक 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड को ढूंढ रहे होते हैं। तभी जब वो ये सब काम कर रहे होते हैं, उनकी बेटी सुजैन उस रूम में आती है, और उनके जो सर पे चोट लगी होती है वो काफ़ी बुरी तरीके से सूज चुकी होती है, और उनकी जो आंखें होती है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी हो चुकी होती है उस बम के कारण जो सुजैन के सर पे था। और इस हालत में भी सुजैन अपने पापा को एक कार्ड देती है जिसमें इसमें कुछ कैरिकेचर्स बने होते हैं उनके और उनकी वाइफ मैरी के। और सुजैन कहती है इसमें कुछ फ़नी पीपल हैं, और इन्हें देखकर मुझे तो बहुत हंसी आई है। क्या आप भी इन्हें देखकर हंस रहे हो? साथ ही अंदर एक मैसेज होता है कि वो उन दोनों को काफ़ी प्यार करती है और वो उन दोनों को थैंक्स बोलना चाहती है। और वो ये भी इसमें लिखती है कि उन्हें हमेशा बेस्ट के लिए ही होप करना चाहिए, और किसी तरीके से वो इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। तभी जो ऑथर होते हैं वो अपने कैलकुलेशन को चेक करते हैं, फिर दोबारा से वो रीचेक करते हैं, और इस टाइम पर अपनी सारी कैलकुलेशन को करते टाइम वो अपने स्पेयर कंपास को यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि जो इनका मेन कंपास होता है वो खो गया होता है, और जो इनका स्पेयर कंपास होता है वो मैग्नेटिकली सेट नहीं किया होता है। साथ ही में वो वेस्टर्नली करंट के साथ जाने के लिए डिसाइड करते हैं इंडियन ओशन में। और दिन के करीब 2 बज रहे होते हैं, तभी वो लैरी के पास जाते हैं और कहते हैं कि वो अपने शिप को 185 डिग्री पे टर्न कर दें, और अगर वो लकी हुए तो वो शाम के 5 बजे तक कुछ आइलैंड्स को देख पाएंगे। तभी जो ऑथर होते हैं वो बहुत उदास होते हैं और वो अपने बंक पर जाकर लेट जाते हैं, और अमेजिंगली उन्हें उस टाइम पर नींद आ जाती है और वो उठते हैं शाम के 6 बजे। अब उन्हें लगता है, क्योंकि उन्हें तो लग रहा था कि वो 5 बजे तक आइलैंड्स पर पहुंच जाएंगे, तो उन्हें लगता है कि उन्होंने उन आइलैंड्स को पीछे ही छोड़ दिया। तभी उनका जो बेटा होता है जोनाथन, वो आता है और कहता है क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ। और सूजन उसी टाइम उसके पीछे खड़ी होती है, और तभी तभी जो ऑथर होता है उनसे पूछता है कि उन्हें वो गले क्यों लगाना चाहते हैं। तभी जोनाथन कंटिन्यू करता है कि आप इस वर्ल्ड के बेस्ट डैडी और बेस्ट कैप्टन हो। तभी जो ऑथर होते हैं जोनाथन को कहते हैं कि बस आज मैं बेस्ट कैप्टन नहीं हूँ, क्योंकि शायद हमने उन आइलैंड्स को पीछे ही छोड़ दिया है। पर तभी सुजैन कहती है एक फैक्टफुल वॉइस में कि हमें आइलैंड्स मिल गए हैं। तभी ऑथर बहुत खुश हो जाते हैं और सीधा बाहर जाकर देखते हैं कि जो वो 2 आइलैंड थे वो सीधा उनकी शिप के सामने थे, और वो आइलैंड उन्हें इतना बड़ा दिख रहा था कि जैसे कि कोई बैटल शिप हो। और उस टाइम उन्हें सिर्फ एक आउटलाइन दिख रही थी एल एस्टम डैम की, जो कि एक वॉल्केनिक रॉक का छोटा सा पीस है, और उस पर बहुत थोड़ी सी वेजिटेशन भी थी। पर क्योंकि वो इतने टाइम से उस ओशन में ही घूम रहे थे और इतने टाइम बाद वो किसी लैंड के पीस को देखते हैं, तो वो उन्हें सबसे ब्यूटीफुल आइलैंड लगता है इस वर्ल्ड का। तो उस रात वो ऑफशोर ही रुकते हैं, और अगले दिन सुबह वो उस आइलैंड पर उतरते हैं। उस आइलैंड के 28 इनहैबिटेंट्स उन्हें मदद करते हैं शोर पर आने के लिए। जब ऑथर इतने टाइम बाद अपने पैरों के नीचे ज़मीन देखते हैं, तो उनके जो थॉट्स है वो पूरी तरीके से लैरी हर्ब से भर जाते हैं, और वो उनके बारे में सोचते हैं कि ऐसी सिचुएशन में भी
ऐसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी वो इतने चेयरफुल और ऑप्टिमिस्ट रहे। उनकी जो वाइफ थी, उन्होंने उन क्रूजल आवर्स में जब वेव ने हिट किया था तब पूरे टाइम दिल को संभाला। साथ ही में सबसे ज़्यादा सोचते अपनी बेटी के बारे में, जो कि एक 7 साल की लड़की थी। और उन्होंने अपनी चोट के बारे में इसलिए अपने पापा को नहीं बताया क्योंकि वो परेशान हो जाते ऐसे टाइम में। साथ ही वो अपने बेटे जो 6 साल का था जोनाथन, उसके बारे में भी सोचते हैं क्योंकि वो एक ऐसा लड़का था कि उस टाइम पर वो उन्हें कहता है कि उन्हें मरने का भी कोई डर नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। इस सिचुएशन में वो जो बच्चा वो बिल्कुल डर नहीं रहा और पूरे अपने डैडी के साथ खड़ा, और वो कह रहे कि वी आर नॉट अफेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल टू बी गैदर। और साथ ही में ऑथर ये भी बताते थे कि जो उनकी बेटी थी, जो उनके सर पर इंजरी आई थी, उन्हें ठीक होने में छोटे 6 ऑपरेशन लगे थे। वो रैकरिंग ब्लड को हटाते हैं उनकी स्किन के बीच में से। तो इसी के साथ ख़त्म होता है ये चैप्टर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़